नमस्कार। इस समय आप हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं करनाल से, और मैं आपको बता दूं कि जो करनाल के उपायुक्त हैं वो अभी जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या क्या स्थिति करनाल में रहने वाली है कल से लॉकडाउन को लेकर। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। चलेगा, बाकी सब लोग बैठ जाओ। नहीं बोल उस दिन वाला इशू रहेगा, फिर अच्छा नहीं है। हिमांशु बैठो पीछे, शाबाश। मैं आपको एक सेकंड पहले सेटिंग कर लो, पहले ऐसे नहीं करेंगे। एक मिनट कमल, एक मिनट बैठो बैठो बैठो। थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ। वहां से थोड़ा और पीछे दूर करना पड़ेगा भाई अपने को। नमन आप भी यार बैठो पीछे। हाँ रख के इसको रख के तो रख ही दो, इसमें आसानी से पकड़ पाए। ये लाइट तो वहां से देंगे। अच्छा नमन आप भी रख के पीछे बैठो। हाँ आप भी यार इसको रख ही दो ना, मोबाइल इसके सहारे रख दो यहाँ। हाँ और फिर आप आराम से पीछे बैठ जाओ। ये रुक, मेरे को दे दे ये फोन, ले जा मेरे वाला। ये रिकॉर्डिंग तो फिर हो ही रही है मोहित, आप रहने ही दो फिर इसको, या तो इन सब के पास रहेगी रिकॉर्डिंग। सब कर रहे हैं ना, शेयर भी कर देंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, अगर हमें किसी को देनी होगी तो, या फिर वहीं से कर लो, जूम करके ना। कुर्सी रख लो, कुर्सी लेके बैठ जाओ, अंदर कुर्सी रख ले। मोहित चेयर ले लो, बैठ जाओ। ये वाले ऐसे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पीछे आ जा। वैसे 8 से हाँ तो करें शुरू। हाँ तो एक तो आप सब लोगों को मालूम है कल 4 मई से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होने जा रहा है। तीसरे फेज में जो बाकी 2 फेज थे उनसे कई तरीके से अलग रहेगा। बाकी 2 फेज में तो हमारा फोकस ये था कि क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, सिर्फ वो अलाउ किया था, बाकी हर एक चीज़ बंद थी। तीसरे फेज में अब हम ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, इनके अलावा बाकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। यानी तीसरे फेज में काफ़ी सारी चीज़ों में छूट मिल जाएगी, और इसमें प्रशासन से ज़्यादा जिम्मेदारी जनता की रहेगी इसको एनफोर्स कराने की। अभी तक तो 2 फेजेज़ में तो प्रशासन ने एनफोर्स कराया, हमने पेट्रोलिंग भी की, चालानिंग भी की, सारी चीज़ें की। अब जो है वो जनता के हाथ में है सब कुछ कि किस तरीके से लॉकडाउन का एनफोर्स करते हैं। तो जो चीज़ें बंद रहेंगी मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। एक तो सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए, यानी ज़िले के अंदर मूवमेंट के लिए कल से किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। ज़िले के अंदर कोई भी अगर मूवमेंट करता है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, तो उसको किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ज़िले के बाहर की मूवमेंट के लिए पासेस की आवश्यकता होगी, जो कि सरल हरियाणा पोर्टल पे एज यूजुअल जो अभी तक इशू किए जा रहे थे वो इशू किए जाएंगे। जो चीज़ें बंद रहेंगी, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर पूर्णतया बंद रहेंगे लॉकडाउन फेज 3 यानी 17 मई तक। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे बंद रहेंगे। खाने की जो रेहड़ियाँ हैं वो बंद रहेंगी। मिठाइयों की दुकानें बंद रहेंगी। बेकरी शॉप्स हैं या केक बनाने वाली शॉप्स हैं वो भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मॉल, जिम बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। बार बंद रहेगी। एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं जो वाटर पार्क्स वगैरह हैं वो सारे बंद रहेंगे। जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद रहेंगे। जितने भी सोशल और रिलीजियस फंक्शंस हैं वो बंद रहेंगे। तो कोई जगराता, कोई पॉलिटिकल मीटिंग, कोई सोशल फंक्शन, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को मूवमेंट के लिए सिर्फ जो इसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मूवमेंट की अलाउड होगी, अदरवाइज पूर्णतया कर्फ्यू रहेगा। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्णतया कर्फ्यू 12 घंटे। और जो लोग 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और 10 साल से कम उम्र के हैं उनको भी इसेंशियल चीज़ों के लिए ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में आते हैं। तो 65 साल से ऊपर उम्र वाले और 10 साल से कम उम्र वाले लोग भी बाहर नहीं निकलेंगे। सारे 4 व्हीलर्स जो अलाउड टाइमिंग्स हैं उस दौरान चल सकते हैं। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर के साथ सिर्फ 2 लोगों को बिठाने की आज़ादी होगी। अगर कोई ड्राइवर और 2 लोग यानी टोटल 3 लोगों से ज़्यादा आदमी कोई बैठा पाया गया तो तुरंत जो है उस पर फाइन भी किया जाएगा, और उनमें से कहा जाएगा रोक के कि कोई वो एक आदमी को उतार दें तुरंत। तो जहाँ पे भी हमें एक गाड़ी में 3 से ज़्यादा लोग बैठे मिले तो वहाँ पे हम तुरंत उनको रोक करके चालान करेंगे और फिर कहेंगे कि
इमीडिएटली एक आदमी को उतारो यहाँ पे। इसी प्रकार से सारे टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे कल, और उसमें भी ई रिक्शों में भी ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग अलाउड होंगे। सिमिलरली टैक्सी, ऑटो में भी ड्राइवर के अलावा 2 लोग अलाउड होंगे। अगर किसी ने तीसरा बिठा रखा है तो इनको इमीडिएटली इम्पाउंड किया जाएगा। तो कोई भी ई रिक्शा अगर 2 सवारियों से ज़्यादा लेकर के पाया गया तो तुरंत इम्पाउंड किया जाएगा। शहर में जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो कपड़ा मार्केट हो, किराना शॉप्स हो, कोई भी दुकानें हैं, सारी की सारी खुली रहेंगी 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद सारी की सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ जो मेडिसिन्स की होलसेल की दुकानें हैं उनको 2 घंटे की रिलैक्सेशन है, क्योंकि जो केमिस्ट शॉप्स हैं वो 2 बजे बंद होने के बाद वो केमिस्ट जो हैं होलसेल की दुकानों से दवाइयाँ खरीदने जाते हैं, तो इसलिए 4 बजे तक जो है उनको सिर्फ केमिस्ट, जो मेडिसिन्स की होलसेल की दुकानें हैं उनको 4 बजे तक रहने की छूट है। बाकी सारी दुकानें इंक्लूडिंग केमिस्ट शॉप्स 8 से 2 तक खुलेंगी। 2 बजे बाद केमिस्ट शॉप्स हैं या किराना शॉप्स हैं सिर्फ होम डिलीवरी देंगे, और वो भी 7 बजे तक। 7 बजे के बाद पूर्णतः कर्फ्यू। और जो ई रिक्शा वगैरह हैं ये भी सिर्फ 2 बजे तक चलेंगे। 2 बजे बाद अगर कोई ई रिक्शा या कोई टैक्सी या कोई ऑटो अगर सड़क पे मिल गया तो तुरंत इम्पाउंड किया जाएगा। बार्बर शॉप्स और सलून हैं ये बिल्कुल ओपन रहेंगे। इनका टाइमिंग भी 8 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। संबंधित एसडीएम्स को डायरेक्शन दी गई है कि इनकी एसोसिएशंस के साथ ये मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और हर एक बार्बर शॉप को ये डायरेक्शन दी जाएगी और हर एक सलून को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं उनको एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि कल को अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो हमारे पास कॉन्टैक्ट रहे कि इस बार्बर शॉप पे कितने लोग जो है सर्विसेज लेने के लिए आए थे, ताकि उनको ट्रेस किया जा सके। तो हर एक बार्बर शॉप या सलून में रजिस्टर मेंटेन रखा जाएगा, जिसमें जितने भी लोग आए हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर रखा जाएगा। स्पा है वो बंद रहेंगे कम्प्लीटली। इंडस्ट्रीज जो हैं, चाहे रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, अर्बन एरिया में चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर हो या बाहर हो, नगर निगम के एरिया हो, सारी की सारी खुली रहेंगी। इनको सरल हरियाणा पोर्टल पे अप्लाई करना होगा और उनको ऑटोमेटिकली पास इशू हो जाएगा। प्रशासन से किसी भी तरह की पास इशू करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो मेड्स हैं घरों में, जो बाई काम करती हैं, वो अलाउड हैं, बशर्ते वो जो जिस भी घर में जाएंगे वो उनको सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह अवेलेबल कराएंगे। लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेड्स को जितना कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है, क्योंकि वो एक संक्रमण का जरिया बन सकती हैं, बट वो अगर कोई यूज़ करना चाहे तो अलाउड है, सारी कंडीशंस कोई देगा तो। सब्जियां और फलों के लिए लगभग हमने 600 वेंडर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, सिर्फ वही वेंडर सब्जियां और फल बेचेंगे। उसके अलावा शहर के अंदर कोई भी रेहड़ी लगा करके या फड़ी लगा करके सब्जियां और फल नहीं बेचेगा। तो सब्जी और फलों के मामले में जो व्यवस्था अभी तक चल रही थी सिर्फ वही चलेगी, उसके अलावा किसी को परमिट नहीं दिया गया है। हम समझते हैं कि काफ़ी सारे रेहड़ी वाले इस मामले में बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि पहले शायद 2-2,5-3 हज़ार रेहड़ी वाले थे, अब सिर्फ 600 लोगों को दिया गया है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़िलों में सब्जी मंडियों के जरिए ये फैला है। तो जो बचे हुए ये 1,500-2 हज़ार रेहड़ी वाले हैं, हम इनका डेटा नगर निगम के पास है, वहाँ से निकल के इनको जो भी मदद हो पाएगी राशन के रूप में, वो प्रशासन इनकी मदद करेगा। जो स्टेशनरी शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी 8 से 2 बजे के बीच में। पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें भी खुलेंगी और इसी प्रकार से ठेके भी खुलेंगे। पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानें तो 8 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। ठेकों का टाइमिंग सरकार ने अभी नोटिफाई करना है, जिस भी समय तक सरकार नोटिफाई करेगी उस दौरान वो खुलेंगे। जो दुकानें खुलेंगी, चाहे किराने की हों, कपड़े की हों, कोई भी दुकानें हों, उनको स्ट्रिक्टली इसी शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी कि जो उनका शटर है उसके बाहर वो सामान नहीं रखेंगे। अगर कोई भी दुकानदार शटर के बाहर सामान रखता है या अपना जो उनका डेस्क या टेबल होती है उसको बाहर निकालता है या अपनी उसके बाहर कोई रेहड़ी लगाता है या कुछ फड़ी लगाता है, तो तुरंत सारा सामान इम्पाउंड होगा और दुकान को सील कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसके लिए जो व्यापार मंडल है हमारा करनाल का, उनसे भी सहमति ले ली है और उन्होंने भी इस पर बिल्कुल सहमति जताई है कि अगर कोई भी अपनी शटर के बाहर सामान निकालता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाए। 2-3 शर्तें इस पर बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो भी दुकानदार पे लोग आते हैं या जिस भी लेट से कोई प्राइवेट इंडस्ट्री खुलती है, ये उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी
कि ये लॉकडाउन को एनफोर्स कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं, सैनिटाइजेशन करें, हेल्थ चेकअप करें। अगर किसी भी दुकान के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते पाए गए तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है। जिस भी इंस्टीट्यूशन ने, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो कपड़ा मार्केट हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, जिसने लोगों को बुलाया है या जहाँ पे लोग आए हैं, ये उस संस्था की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग एनफोर्स कराए। फेस मास्क पहनना कंपलसरी है। कोई भी बिना फेस मास्क के दिखा तो उसका चालान किया जाएगा। पब्लिक स्पेस पे थूकना, स्पिटिंग है, वो बैंड है। अगर कोई थूकते हुए पाया गया तो 500 रुपये का तुरंत उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज ही इस बारे में नगर निगम की तरफ से ऑर्डर इशू हो जाएगा। जो शादी ब्याह के प्रोग्राम्स हैं वो अब अलाउड हैं, सिर्फ इस शर्त के साथ कि उस शादी या ब्याह में 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। मैरिजेज़ के लिए परमिशन जो है वो संबंधित एसडीएम दफ्तर में दी जाएगी। जो इंडिविजुअल वहाँ परमिशन लेने जाएगा वो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं अपनी शादी में सारी की सारी जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करूँगा, 20 से ज़्यादा लोग नहीं लेके आऊँगा, और अगर इससे ये मैं वायलेट करता हूँ तो मेरे खिलाफ धारा 188 ऑफ आईपीसी और जो एपिडेमिक्स एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके रेलेवेंट सेक्शंस के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। मैरिजेस सिर्फ जिले के अंदर, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जिले से दूसरे जिले की मूवमेंट की शर्तें मैं बाद में आऊँगा, नहीं है। हाँ, इसी प्रकार से जो फ्यूनरल्स हैं, जो मृत्युदाह हैं, उसमें भी 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे की परमिशन, होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जो जिले के बाहर की मूवमेंट्स हैं, यानी करनाल से बाहर, क्योंकि कई जिलों आसपास, पानीपत में भी 11 केसेस आए हैं कल, आज जींद में भी काफ़ी केसेस आए हैं, यमुनानगर में केसेस आए हैं। तो हमारा फोकस इस पे रहेगा कि हम किस प्रकार से करनाल ज़िले के बाहर की मूवमेंट को रोकें। तो उसके लिए हमने अलग अलग नाके लगाए हैं और उसकी डिटेल जानकारी एसपी साहब अभी आपको देंगे। तो नाकों पे हम इंश्योर कराएंगे कि हर एक नाके पे जो भी कोई बाहर से आएगा तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसका पास देखा जाएगा। ज़िले से बाहर मूवमेंट के लिए अनलेस वो इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, उसको पास की आवश्यकता होगी। बिना पास के लिए ज़िले से बाहर आने जाने किसी को नहीं दिया जाएगा। जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं जिनमें कर्मचारी करनाल के बाहर से आते हैं, और विशेष रूप से पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, झज्जर, रोहतक इन साइड से आते हैं, उनको हम हिदायत दे रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों की यही रुकने की व्यवस्था कर लें, या उनको लॉकडाउन फेज 3 के दौरान छुट्टी दे दी जाए, ताकि वो संक्रमण उन रास्तों से हमारे यहाँ पे प्रवेश ना कर पाए। जो दुकानदार हैं उनसे मेरी आग्रह रहेगा कि जब वो दुकान खोलें तो अपनी गाड़ी जो है वो दुकान के सामने ना पार्क करें, कोई पार्किंग प्लेसेस पे पार्क करें, ताकि वो कंजेशन ना दिखे या लोगों को मूवमेंट में आसानी रहे। 2 बजे के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें चूँकि बंद हो जाएंगी, ई रिक्शाज बंद होंगे, तो लोगों की मूवमेंट सड़कों पे नहीं रहनी चाहिए। जो भी कोई 2 बजे के बाद मूवमेंट करेगा तो हम उनसे पूछेंगे रोक करके कि उनकी मूवमेंट क्यों है। और 7 बजे के बाद तो बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति शहर में और पूरे ज़िले में बनेगी। अगर 7 बजे के बाद कोई घूमता हुआ पाया गया तो चालानिंग और उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रैंडम सैम्पलिंग के बारे में वैसे तो सीएमओ साहब आपको डिटेल में बताएंगे, बट हमने जो सब्ज़ी मंडी में आड़ती हैं, सब्ज़ी बेचने वाले हो वेंडर्स हैं, जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, ई सर्विसेज वाले, जो पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सब की हमने रैंडम सैम्पलिंग कराई है। लगभग डेली 40 लोगों की रैंडम सैम्पलिंग करी जा रही है और अब तक उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले 2 दिन में सब्ज़ी मंडी के सारे आड़तियों को हम कंप्लीट कर लें, सारी सबकी सैम्पलिंग कर लें, क्योंकि आजकल पूरे स्टेट में वो बड़ा हॉट जोन बना हुआ है। हमने दिल्ली से और सोनीपत साइड से आने वाली सारी सब्जियां जो है मंडी में अभी के लिए रोक दी हैं, और कोशिश ये करेंगे कि सब लोगों की सैम्पलिंग होने के बाद जिस तरह की व्यवस्था बनी है, डेडिकेटेडली 2 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स वहाँ पे लगाए गए हैं 12 बजे से 8 बजे तक, साथ में सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय की गई है। तो सब्जी मंडी की व्यवस्था को किसी भी प्रकार से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। माइग्रेंट लेबर्स के लिए आप लोगों को कल भी ब्रीफिंग हो गई थी कि एक पोर्टल बनाया है सरकार ने, जन सहायक ऐप भी है, 1950 मोबाइल नंबर भी है, और उसके अलावा भी ईओ हुड्डा ऑफिस में आकर के वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं मीडिया के ज़रिए उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ भी खुल रही हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी खुल रही हैं,
तो अभी वो इंतज़ार करें, जाने की वापस जाने की जल्दी ना करें, उनका रोज़गार जल्दी उनको मिलने वाला है। एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब वो वहाँ पे जाएंगे, हमारी बिहार से, मध्य प्रदेश से, बाकी स्टेट से भी बात हुई है, तो वहाँ पे उनको 21 दिन के लिए सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो मान लीजिए जब वो घर जाते हैं तो इमीडिएटली अपने घर नहीं जा पाएंगे, उनको 21 दिन क्वारंटाइन में समय बिताना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनको ध्यान में रखें और जल्दबाजी बिल्कुल जाने में ना करें। कुछ समय बाद उनको निश्चित रूप से यहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा। इस बारे में अगर कोई क्लैरिफिकेशन आप लोगों को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बताइए, कंस्ट्रक्शन वर्क के कितने बजे तक अलाउड रहेगा? कंस्ट्रक्शन वर्क्स और जो फैक्ट्रीज है हमारी, वो सुबह 7 बजे से 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक अलाउड है। कंस्ट्रक्शन वर्क के जी, कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। कंस्ट्रक्शन सर कोई होटल और ढाबे पूर्णतया बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स पूर्णतया बंद रहेंगे। व्हाट अबाउट जो ये कार के शोरूम हैं और ये सारे खुले रहेंगे। ऑटोमोबाइल शॉप्स बिल्कुल खुली रहेगी 8 बजे से 2 बजे। 8 से 2 सर जूस शॉप है, कैफे बंद रहेंगे। जूस ईटरी सारी की सारी बंद साहब रहेंगी। आपने बताया शादी समाज 20 लोग होंगे, मतलब 2 पक्ष होते हैं, एक लड़की का मिला के दोनों पक्षों को मिला के जहाँ वो करेंगे शादी वहाँ वेटर भी होते हैं, मतलब स्टाफ सब, मतलब जो वो जगह है। देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो रेस्टोरेंट्स और बैंकेट हॉल्स तो वैसे ही बंद है। जो भी कोई शादी या प्रोग्राम होगा वो घर पे होगा। उस घर पे उस प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं, चाहे जितनी भी साइड्स हों, उसमें जितने भी वेटर हों, मिला के 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कोई स्पेसिफिक कोई इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए सरकार ने जो लेबर लॉज है उनमें ढील दी है। यानी अब वो लेबर से 12 घंटे काम करा सकते हैं और उनको उसी प्रकार से उनको कंपनसेट भी करना होगा। 2 शिफ्ट्स में भी काम कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा टाइम कंस्ट्रक्शन वालों को दिया गया। जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ये कहा जा सकता है सर 8 से 2 थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन बिल्कुल उसके बाद हम पूरा एनफोर्स कराएंगे क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक है। स्कूल कॉलेजेस का क्या रहेगा? कोचिंग स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सेंटर्स पूर्णतया बंद हैं। जो ई लर्निंग है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई भी स्कूल अपने, या जो हरियाणा सरकार कर भी रही है, ई लर्निंग के जरिए बच्चों को मोबाइल पे या टेलीविजन पे पढ़ाना चाहती है, उसमें कोई प्रतिबंध। प्राइवेट ऑफिस मुगल कनाल पे काफी इमिग्रेशन की सर्विसेज हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं। प्राइवेट ऑफिसेज बिल्कुल खुल जाएंगे 33% स्टाफ की क्षमता के साथ। सर एक जो नहीं सर, मिनिमम भी है कुछ लोगों के, जैसे पानीपत में शॉप्स हैं, अंबाला में है, कुरुक्षेत्र में है, तो उनका मूवमेंट कैसे रहेगा? उनको जिनके शॉप्स बाहर हैं उन जी, मान लो एक आदमी के पास स्टाफ ही 5 लोगों का है, तो उसमें क्या रिलैक्सेशन है कुछ? नहीं, अगर उसके पास उसमें लिमिट्स है। अगर आपका जो वर्क प्लेस पे स्टाफ 20 से कम का है तो फिर आपको कोई इशू नहीं है। 20 से ज़्यादा का है तो 20 का स्टाफ या 30%, विच एवर इज हायर। 20 से ज्यादा पे मतलब कंडीशन। सर बड़े शोरूम्स जो हैं करनाल में, कई कपड़ों के बड़े बड़े शोरूम है, मल्टी ब्रांड शोरूम है, उन पर कुछ रहेगा कि उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस सच नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क और सैनिटाइजर्स का उन पे 20 से ज्यादा स्टाफ होता है? कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े शोरूम खुलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे। कपड़े की हो या किसी भी चीज की? किसी भी चीज की, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार, टिम्बर मार्केट, सारी चीजें टाइमिंग वही रहेंगे सर 8 से 2। तो जो भी सर ऐसे में तो वो फिर जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से पे करेंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट नहीं, जो उनका वेजेस है, जैसे चाहे वो बंद रहे लॉकडाउन के दौरान या रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स में खुले, उनके वेजेस हमने पहले भी आदेश भी किए थे और एनफोर्स भी कराया है कि उनकी वेजेस कोई नहीं काटेगा। सर आज सिग्नेचर ग्लोबल का केस आया था, 3-3 महीने से लोगों को हमारे संज्ञान में आ गया। हमने वहाँ लेबर डिपार्टमेंट को भी भेजा है, हमारे SHO भी मौके पे गए हैं, उस पे अकॉर्डिंगली एक्शन। सब एक दिक्कत ये भी है ना दुकानदारों के लिए, आपने तो कह दिया कि एनफोर्स कराएंगे, लेकिन उनके पास भी कोई पैसा नहीं है हाथ में, दुकानदारों के पास, उनके वो कैसे पैसा आगे पे करें? देखिए, ये तो प्रावधान है और इसमें जो सरकार की सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि कोई आदमी भूखा ना रहे, किसी के पास राशन की शॉर्टेज ना रहे। और उसके लिए जो लोग हैंड टू माउथ काम करते हैं, जो लेबर क्लास है, उसका सबसे पहले ही ध्यान में रखा जाएगा। फोटोग्राफर शॉप्स वगैरह 8 से 2। सर किसी ने करनाल से गरोंडा जाना है, करनाल से इंद्री जाना है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। करनाल जिले के अंदर मूवमेंट में गाड़ियों की, बाइक्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिना कोई पास के जा सकता है। सर कई होटल्स रेस्टोरेंट खाने के जो लोग हैं वो होम डिलीवरी चोरी छिपके कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है वो। होम डिलीवरी अभी के लिए कोई भी करता हुआ पाया गया, हम एक्शन लेंगे। 2-3 दिन बाद परिस्थितियों को रिव्यू किया जाएगा। अगर जिले में लॉकडाउन का पालन ठीक से होता है तो प्रशासन एक बार इस पे चर्चा करके उन रेस्टोरेंट्स और ढाबों वालों को बुला करके होम डिलीवरी पे विचार किया जाएगा। में जैसे 4 पत्रकारों के मामले सामने आए हैं पानीपत में, तो कितने पुलिस कर्मचारियों का, कितने प्रशासनिक लगभग अभी तक करीब 125 लोगों का टेस्ट हो चुका है। उसमें हमारे 150 का टेस्ट हो चुका है। बाकी एग्जैक्ट डिटेल CMO साहब भी आपको दे देंगे। ग्रीन जोन में हमारा मतलब कल से आ जाएगा। ग्रीन जोन के लिए नोटिफिकेशन के लिए हमने सरकार को भेजा हुआ है। अब वो
वीकली नोटिफिकेशन निकालते हैं या क्या नोटिफिकेशन निकालते हैं उन पे डिपेंड करता है। जो ग्रीन जोन है और जो ऑरेंज जोन है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, बसेस का। अगर हम ग्रीन जोन में आते हैं तो हमारे जिले के अंदर की बसें और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस भी चलने लग जाएंगी। अभी नहीं बाकी सारी की सारी अभी नहीं चलेंगी रोडवेज बसें पूर्णतः बंद रहेंगी। अगर जिन लोगों के पास से पास है सर, जो पहले है मतलब मूवमेंट पास है इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज का, वो अगर इसेंशियल सर्विसेज वाला मूवमेंट पास है तो वो वैलिड रहेगा बिल्कुल। और वो भी सिर्फ वो भी डेट वाला कोई इशू नहीं है और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए वैलिड रहेगा। जिले के अंदर तो आवश्यकता ही नहीं है। कोई केस आ जाता है, पॉजिटिव केस आ जाता है और हम रेड जोन में चले जाते हैं, उस कंडीशन में जो ये अभी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उनकी क्या वैल्यू रहेगी? जो अगर हम रेड जोन में चले जाते हैं तो जो आज के दिन परिस्थिति है हमारी, वापस हम उस परिस्थिति अभी हम ऑरेंज जोन में है। सरकार को हमने नोटिफिकेशन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि हमारे 21 दिन, आज 22वां दिन है बिना कोई केस के, और शर्त में 21 दिन पे अगर कोई केस ना आए तो ऑरेंज ग्रीन जोन में आ जाता है। तो हमने सरकार को लिखा है, 2-3 दिन में शायद नोटिफाई हमें। का 1 साल के लिए बैन कर दिया था, आपने कहा कि वो दुकानें खुलेंगी, समझ नहीं आया सर। जो इस पे शॉप्स की ओपनिंग है 8 बजे से 2 बजे तक, दैट विल बी अलाउड। जो सेल है उनका सर उस पे तो रिस्ट्रिक्शन है 1 साल के लिए तंबाकू नहीं। अभी जो एमएचए की डायरेक्शंस हैं उसके उस पे लिकर ये जो पान है, गुटखा है, तंबाकू है, इसकी सेल ट्रांसपोर्ट नगर जो है, ट्रक वगैरह की मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट की दुकानें हैं वो खुलेंगी 8 से 2 तक खुलेंगी। सर एक मेजर इशू आ रहा है, जैसे एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉइज करनाल में जॉब करते हैं तो उनकी भी स्क्रीनिंग होगी पहले, जैसे सोनीपत के जो हमारे नाके जहाँ पे एंट्रीज हैं, जहाँ पे वो जब हमारे ज़िले में आएंगे उस टाइम पे हम उनको स्क्रीन करेंगे। उसके लिए मेडिकल पर्सनल्स की ड्यूटी हम हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल करके लगवाएंगे। और जो हमारे ज़िले के लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं और बाहर के हैं, हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो उनकी या तो रुकने की यही व्यवस्था कराएं या वहीं पर डिसीजन 2 बजे तक का टाइम दिया, लेकिन लोग जो है 2 बजे ही अपनी शॉप को बंद करना शुरू करें, कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं? वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें, 1:45 करें, 1:30 बजे करें, क्योंकि उनके बाद अगर कोई ई रिक्शा चलता हुआ पाया गया, कोई मूवमेंट पाई गई तो फिर उस पर एक्शन होगी। तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। मेन ये कि खाने पीने की शॉप्स के अलावा सारी शॉप्स खुलेंगी, खाने पीने की, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, जो हमारे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, यानी जो ढाबे, रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें, और रेडियां जो फास्ट फूड है, सभी कुछ सारी बंद रहेगी। एसपी साहब से सर जो ये नाकेज रहेंगे मतलब उनका कैसा वो रहेगा, और जो ये अभी तक व्हीकल आपने जो इम्पाउंड किए हैं मतलब संख्या काफ़ी बढ़ गई है और उसको कायोस भी हो सकता है क्योंकि जो आपकी टाइमिंग आई है उनके चलान को भुगताने की, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे डी साहब ने बताया कि जो मूवमेंट है विद इन द डिस्ट्रिक्ट, सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक किसी प्रकार की मूवमेंट पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है उसके लिए पास की आवश्यकता है। और उसके संबंध में कल से जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसका जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। और अब हमारा फोकस रहेगा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे नाके हैं उसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। इसी संबंध में करीब 23 नाके इंटर डिस्ट्रिक्ट कल से जो एक्टिव हो जाएंगे। उन सभी नाकों पे सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ साथ मजिस्ट्रेट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रीनिंग के लिए भी जो है मुलाजिम लगेंगे। नंबर 2, कुछ ऐसे रास्ते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे जो है रास्ते हैं जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो यमुनानगर हो, इधर पानीपत हो, जींद हो, कैथल हो। तो ऐसे 18 रास्ते हम परमानेंटली क्लोज करवा रहे हैं कंक्रीट के ब्लॉक्स लगा के। और जो रास्ते बचते हैं उन सभी पे जो है फ्रिस्किंग और चेकिंग के बाद ही ज़िले में एंट्री अलाउ की जाएगी। और जो दूसरी बात है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट वो 15 नाके हैं। जैसे जो हमारा कॉरपोरेशन का एरिया है, फॉर एग्जांपल बलड़ी बाईपास से नमस्ते चौक हमारी 6 एंट्री बनती है शहर के अंदर, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। 2 रास्तों को, जो सेक्टर 14 वाला कट है और जो मेरठ रोड वाला कट है, उसे भी परमानेंटली बंद किया जाएगा और बाकी एंट्रीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरी बात, जैसा कि आपने पूछा, काफ़ी संख्या में जो इस लॉकडाउन के दौरान व्हीकल्स को इम्पाउंड किया गया है, करीब 1300 के आसपास व्हीकल्स इस दौरान यानी 24 मार्च से लेके और कल तक इम्पाउंड हुए हैं। उसके संबंध में आज डिटेल्ड हमने एक प्लानिंग 6 दिन का एक प्लान बनाया है और इसमें 5 लोकेशन रखी हैं जहां से आप अपने फ़ाइन जमा करके और व्हीकल को रिलीज़ करा सकते हो। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 9729990722। SHO हाईवे
इंस्पेक्टर नरेंद्र। किसी ने शेड्यूल से पहले जिसको इमरजेंसी हो उससे पहले छुड़वाना हो तो उसके लिए कोई प्रोविजन है सर? भाई जो हमने डेट फिक्स कर दी, अगर इमरजेंसी हो तो अलग रिक्वेस्ट है, अदरवाइज जो शेड्यूल फिक्स किया गया है उसे दो कारणों से किया गया है। एक तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक दिन में गैदरिंग ना हो, मैक्सिमम नंबर 50 रखा गया है और टाइम दिया था 9 से 5, लेकिन अब क्योंकि अब नई डायरेक्शन आई है तो उसे सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का ही टाइम रखा है। आरसी लाइसेंस जिसके पास है उसको रियायत दी जाएगी उस चीज़ में? बिल्कुल, जिसके पास एक तो मैं बता दूं कि जो लोकेशंस हैं वहाँ दिन में 50 से ज़्यादा नंबर हमने जो है नहीं चालान भुगत सकते, उसी हिसाब से 6 दिन का वो शेड्यूल बनाया गया है और उस जिस डेट पे आपका चालान हुआ था और किस डेट और किस लोकेशन पे आपने अपना चालान भुगत के गाड़ी रिलीज़ करानी है वो डिटेल प्लान प्रेस में दे दिया गया है। नंबर 2, जिसके पास लाइसेंस या पोल्यूशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस दौरान जिस दिन उसका चालान हुआ नहीं दिखा पाया, यदि अब वो प्रोड्यूस कर देता है तो वो चालान उसका जो फ़ाइन है उसे माफ़ कर दिया जाएगा और वो चाहें तो जो ऑनलाइन भी अपना जो है फ़ाइन भुगत के और अपना व्हीकल रिलीज करा सकता है। जिसके पास सभी कागज हैं सर थोड़ा खुले हो जाओ भाई। कोई जुर्माना रहेगा, जैसे पोल्यूशन है, आरसी सब कुछ प्रोड्यूस कर देता है, हाँ, तो कोई मतलब मिनिमम जो भी है उसका 100 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन जैसे जो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करेगा केवल उसी का जो है फाइन माफ होगा, बाकी और किसी प्रकार का। पोल्यूशन की बात आएगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अगर इस दौरान लॉकडाउन के दौरान अगर किसी का पोल्यूशन खत्म होता है तो उसका चालान माफ होगा? लॉकडाउन से पहले का पोल्यूशन है उसका? लॉकडाउन से यदि पहले का पोल्यूशन है तो उसका चालान माफ़ हो जाएगा। उसके बाद का, क्योंकि जिस दिन आपका चालान कटा था उस पर्टिकुलर डे पे आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। सर, जो आपने बताया कि कंक्रीट से आप बंद कर देंगे, उनकी जानकारी जनता को कैसे मिलेगी ताकि उस रास्ते पर कोई जाए? वो डिटेल्ड प्रेस नोट पे हमने जितने रास्ते 18 ऐसी लोकेशंस बनती हैं, पर ज़्यादा फोकस हमारा है जो पानीपत सोनीपत साइड का है, क्योंकि ये देखने में आया कि काफ़ी केसेस जो मूवमेंट ऑफ पर्सन्स हैं उसकी वजह से बढ़ रहे हैं उन जिलों में, तो उसके हम डिटेल्ड एक प्रेस नोट के माध्यम से वो रास्ते कौन कौन से बंद होंगे वो आपको सूचना दे दी जाएगी। नंबर 2, जितने एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उन सभी को भी आज एडवाइस किया गया है कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अपनी बंद करें, जो अप डाउन कर रहे थे उनकी यहाँ रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। अदरवाइज़ आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें बिल्कुल ये बंद ही करना पड़े अगर हमको लगता है कि थोड़ी वर्स हो सकती है। काफ़ी जिले इस कारण अफेक्टेड हुए हैं और एकदम से वहाँ शूटअप किए हैं केसेस। उसका मुख्य कारण या तो सब्जी मंडी में जो वेंडर्स आ रहे थे दिल्ली से वो है, या जो मूवमेंट अप डाउन जो दिल्ली से कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सोनीपत में, झज्जर में, पानीपत में, इन सभी जिलों का मुख्य कारण ये 2 ही हैं। तो सर, इसका मतलब जो लोग पानीपत सोनीपत बिजनेस से जाते हैं, कुरुक्षेत्र अम्बाला जाते हैं, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन एज इट इज रहेगी या वो कोई पास के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए पास की आवश्यकता है। विद इन डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बिल्कुल कर्फ्यू की तरह सिचुएशन रहेगी। किसी प्रकार की एसेंशियल कमोडिटीज़ की सर्विसेज या ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। पानीपत और सोनीपत तो जैसे रेड जोन में, वहाँ के लिए भी ई पास इशू किए जाएंगे सर? नहीं, अभी रेड जोन में नहीं है। रेड जोन में अभी केवल जो नोटिफाइड हैं वो सोनीपत और फरीदाबाद 2 ही डिस्ट्रिक्ट। शराब के ठेकों के लिए क्या रहेगा? देखिए, शराब के ठेके के बारे में अभी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि क्या उनका टाइम है, क्योंकि टेंडर्स अभी दोबारा से खुलेंगे। वो जो लैप्स, पिछला एग्रीमेंट तो लैप्स हो गया 31 मार्च को, तो लेकिन ये क्लियर है कि जो लिकर वेंड्स हैं वो खुलेंगी, लेकिन वो किस प्रकार से, उसके किस तय सीमा या किस समय सीमा तक खुलेंगी, वो टाइमिंग अभी क्लियर हो जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। शराब के ठेकों पे कोई रोक नहीं है, शराब लेके सर क्या प्लान है? क्योंकि कल एक बार फिर से काफी ज्यादा जो व्यवस्था है पुलिस के हाथ में आ जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा और मुख्यतः अपील करना चाहूँगा, बहुत अच्छा हमारा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कंट्रोल चल रहा है। अब जो है जिम्मेवारी अब उसको छोड़ के सब कुछ ही खुल जाएगा और 8 से 2 बजे तक सब कुछ खुलेगा। तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो चाहे वो गाड़ी में हो या रिक्शा में हो, वो उससे ज़्यादा अगर यदि कोई बैठेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मास्क का प्रयोग अवश्य करना है, जो मास्क नहीं प्रयोग करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेगा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एस्टेब्लिशमेंट के मालिक हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या चाहे वो दुकान हो, उसकी भी जिम्मेवारी है और उससे ज़्यादा जिम्मेवारी जनता की है। अगर
ये फैसिलिटी तब तक हैं जब तक सिचुएशन ठीक रहती है। यदि कुछ केसेस बढ़ने लगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ इमीडिएटली विड्रॉ भी हो सकती हैं। जी साहब, एक क्वेश्चन मतलब है 1950 पे, जैसे कल आपने बताया कि 1950 पे आप लोग अपनी डिटेल दे सकते हैं माइग्रेंट लेबर जो आर विलिंग टू गो टू देयर नेटिव प्लेस, लेकिन 1950 पे कॉल करते हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिवली, जो उनका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। माइग्रेंट लेबर्स का वाला जो पोर्टल था वो आज इवनिंग में फंक्शनल हुआ है, दिन में कोई सर्विस इंटीग्रेशन की वजह से डाउन था। तो जितने भी हमारे ऑपरेटर्स वहाँ पे बैठते हैं उनकी ट्रेनिंग भी करा दी है, उनको सेंसिटाइज कर दिया है कि क्या क्या डेटा लेना है, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आई भी हैं। तो इनको भेजने की सिस्टम इनके लिए पूरे स्टेट में 5 रेलवे स्टेशन आइडेंटिफाई हुए हैं। करनाल के लिए जो नियर बाई रेलवे स्टेशन अम्बाला पड़ेगा, तो जब भी सरकार ट्रेन्स की व्यवस्था कराएगी तो इन सारे लेबरर्स को हम अम्बाला भेज करके और वहाँ से ट्रेन में भेजेंगे। इनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, लगभग 1200 की कैपेसिटी की एक ट्रेन चलेगी, और उसमें जितने ये डेटा कलेक्ट करने का पॉइंट ये है कि जितने भी स्टेट में माइग्रेंट लेबर्स हैं वो डेटा कंपाइल हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग कौन सी जगह पे जाना चाहते हैं। सर विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर ली है। हरियाणा सरकार का तो टोटल कंपाइल डेटा लगभग 3600 के करीब है। करनाल में उसमें लगभग 250 के करीब एप्लीकेशन आई थी। उनको सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। जैसे एक बार उनको लाया जाएगा तो हम उनको 14 डेज के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखेंगे और उसके बाद उनको घर जाने देंगे। सर इस समय क्या हालत है सर करनाल में? जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से भी आई थी, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं वो आ सकते हैं लेकिन प्रशासन की अनुमति के साथ, तो उनकी क्या व्यवस्था रहेगी? वो लोग भी इस पोर्टल पे अप्लाई करें और इनका जो डेटा एक बार कंपाइल होगा तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उनको लाने की अकॉर्डिंगली व्यवस्था करे। सर कुछ लोग गुरुग्राम में फंसे हुए हैं सर, उनके लाने की क्या व्यवस्था हो पाएगी? गुरुग्राम और इसके अलावा जो भी हाई रिस्क जोन से लोग आते हैं, एक तो जो उनकी मूवमेंट है वो सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में हो, उस केसेस में वो पासेज अप्लाई कर सकते हैं सरल हरियाणा पोर्टल पे, और जैसे एक बार वो यहाँ पे आएंगे तो हम उनको क्वारंटाइन करेंगे। सर्वोदय स्कूल के 23 बच्चे जो फंसे हुए थे उनका क्या हुआ केरल से? वो जो केरला के लोग हैं, टोटल 29 का स्टाफ है, और उनमें वहाँ से हमारे जो नवोदया का एक्सचेंज प्रोग्राम चला हुआ था उसमें हमारे 23 बच्चे भी वहाँ गए हुए हैं, वो भी वापस आएंगे। तो अभी उनके बारे में प्लानिंग की जा रही है। अगर ट्रेन चलती है तो हम ट्रेन से करेंगे, अदरवाइज 2-3 दिन बाद स्थिति क्लियर होने पे बसेस के जरिए हम उनको भेजेंगे। हाँ, सीएमओ साहब एक बार हेल्थ रिलेटेड आपको पूरी की पूरी ब्रीफिंग दे देंगे। मतलब एक तो सर जो कल सैंपलिंग ली गई है ये फैमिली से सेक्रेटरी साहब ने जो पत्रकार साहब के सैंपल लिए उनका क्या? सबसे पहले मैं आप प्लीज थोड़ी सी आप सबके माध्यम से जनता तक जो भी मैसेज देना चाहता हूँ, बड़ी खुशखबरी ही है कि हमारे वो 5 मेंबर्स जो कल आपके पत्रकार साथी के फैमिली मेंबर्स हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वो पाँचों के पाँचों नेगेटिव आ चुके हैं, और उनके नेबर में या उनके सामने वाली लेन से भी 16 बंदों के और हमने सैंपल लिए हुए हैं, वो सैंपलिंग में लगे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट कल सुबह तक आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी। अभी तक हमने जो 1520 सैंपल शाम को 5 बजे तक लिए जा चुके हैं, उनमें से 55 की रिपोर्ट आनी बाकी है। बाकी सारी रिपोर्टें हमारी नेगेटिव हैं, और मैं जैसा टाइम एंड अगेन बार बार आपको आपके माध्यम से पब्लिक को भी अवगत कराना चाहता हूँ, कराता रहा हूँ और आज भी कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी तक जितना भी प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जितना भी लॉकडाउन की पालना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के अंदर सारे नियमों को पब्लिक ने भी सहयोग किया, उसी का ही रिजल्ट है कि करनाल, कुरुक्षेत्र, इन 2-3 डिस्ट्रिक्टों में बहुत कम लॉर्ड या बीमारी का प्रकोप रहा है। जहाँ तक बात पानीपत की है, पानीपत में कल जो केसेस बढ़े हैं वो प्योरली दिल्ली का आवागमन था। उसी की वजह से गुड़गांव, नूह, फरीदाबाद और झज्जर और हमारे इधर सोनीपत, गुड़गांव के आजू जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि मैंने सोनीपत में भी 2-2.5 साल सर्विस की है, वहाँ 80% से ज़्यादा स्टाफ डेली अप डाउन करता था, जो उसका ही मेन कारण रहा कि हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट उसमें बिल्कुल हॉट रेड जोन में कन्वर्ट हुआ। ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट, उसका इफ़ेक्ट पानीपत तक है, क्योंकि पानीपत तक से भी लोग इधर चंडीगढ़ और उधर दिल्ली तक डेली अप डाउन काफ़ी करते थे। वो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो चुका है,
बाकी अब कल के लॉकडाउन से और ज़्यादा कंट्रोल, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस जैसा अभी आपको उपायुक्त महोदय द्वारा भी और एसपी साहब द्वारा बताया गया है, ये हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो कंट्रोल अब हम इस थर्ड लॉकडाउन के पीरियड में करनाल को सेफ रख सीएमओ सकें। साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं, लोगों से अपील करेंगे कि खतरा अभी नहीं टला है। अभी हालांकि प्रशासन ने दुकानें जरूर खोल दी हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अगर जितना एहतियात बरत सकते हैं लोगों से क्या मैसेज। मैं पब्लिक से, जनमानस से यही अपील करता हूँ, आपके माध्यम से करता भी रहा हूँ, कि कभी भी हम ये ना सोचें कि भाई जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं वो एसेंशियल सर्विसेज देने के लिए घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने बूते से बाहर भी जाके काम करना पड़ता है, कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा, हमारी अपनी इम्यूनिटी को देखते हुए यदि हम ये एहतियात और 2 वीक्स के लिए, 2 सप्ताह के लिए बरत लें, तो शायद हम अपने करनाल की जनता को इस महामारी से बचा सकेंगे। क्योंकि मैं टाइम एंड अगेन बार बार यही कहता रहा हूँ, अभी तक हमारे को कम्युनिटी इन्फेक्शन का कोई भी सोर्स नहीं है। किसी भी महामारी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अभी नहीं है। जैसे आपने बार बार पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसिम्टोमेटिक पेशेंट, एसिम्टोमेटिक यदि कोई पॉजिटिव आ रहा है तो वो डिपेंड करता है कि उसका वायरल लोड, कई बार जैसे रिपोर्ट पहले नेगेटिव आ जाती है, बाद में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वायरल लोड का रीजन भी रहता है। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे एंड पे भी लापरवाही होती है, क्योंकि पानीपत वाला जो कल इंसिडेंट हुआ है उसमें 29 तारीख को सैंपल लिए गए थे और 2 तारीख को रात को रिपोर्ट आई है। 4 दिन तक सैंपल देने के बाद जितने भी लोगों के सैंपल उन्होंने लिए थे, वो तो संख्या मेरे पास नहीं है, वो लोग ओपनली ना तो होम क्वारंटाइन थे, ना फैसिलिटी क्वारंटाइन थे, और वो उन्होंने हर जगह आपके माध्यम, जैसे आप मीडिया ब्रीफिंग के लिए जाते हैं या कहीं से बाइट लेने जाते हैं, उसी तरह से वो घूम रहे थे, विच इज अगेंस्ट द गाइडलाइन। सर एसी की दुकानों को लेकर क्या रहेगा सर? एसी की दुकानें, रिपेयर भी और परचेज वाली शॉप्स भी खुलेंगी 8 से 2 बजे तक। जो फर्जी खरीद केंद्र जो दादूपुर में खोला, उसका क्या अपडेट है? उसको हमने एसडीएम करनाल को इंक्वायरी दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और जो आड़ती है उसका लाइसेंस कैंसिल की प्रक्रिया बच्चों को उसके लिए क्या अपडेट? मेरे पास संज्ञान में आया है मामला और हमने वहाँ नोट भी करा दिया है। हम इंश्योर कराएंगे आगे से कोई एक सर गाँव के लिए जो दुकानें हैं सर सेम टाइमिंग में खुलेंगी 8 से 2। सर हमारे पास